11th 12th स्कूल में करने के बाद में गुरु कृपा में जब आए तो आपको नीट की तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि नीट 2024 में 7 लाख रैंक थी आपकी और 25 में 1132, तो ये इतना बूम, इतना चेंज कैसे लाए आप अपने आप में? तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की जो आपने अपने भाई को भी बताई और बाकी बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि वो ना करें? तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स आप देते हैं, टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं, तो उनके अंदर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? आप अपने जूनियर्स, आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो कौन कौन सी गलतियां ना करें, किस तरह से नीट की प्रिपरेशन करें? नमस्कार, गुरु कृपा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं विभा चौधरी हाजिर हूँ एक और इंटरव्यू में आपके साथ, और अभी मेरे साथ मौजूद है सुरेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह, दोनों सगे भाई हैं। दोनों ने नीट 2025 में एक साथ मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफाई किया है, दोनों के अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके नीट की जर्नी कैसे शुरू हुई और कैसे, क्योंकि सुरेंद्र जितेंद्र के बड़े भाई हैं, तो इन्होंने अपने छोटे भाई को किस तरह से मोटिवेट किया, दोनों ने किस तरह से एक साथ ये जर्नी जी है, तो इनसे जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है? जीसीआई से पढ़ के निकले हो, एग्जाम दी है, क्रैक करके वापस यहाँ आए हो और इंटरव्यू दे रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। कब सोचा था कि डॉक्टर बनना है? डॉक्टर तो 11th में जब बायो ली थी सब, तो हमारे एक दोस्त का सिलेक्शन हो चुका था, मेरी 10th कंप्लीट हुई थी, उसी टाइम सिलेक्शन हुआ था। कुलवीर सिंह वो जीसीआई से सिलेक्टेड थे, उनको देख के हमने सोचा बायो लेने का और डॉक्टर बनने का, नोबल प्रोफेशन है इसलिए। तो 11th में जीसीआई आ गए थे? नहीं, 11th में नहीं था, कोरोना था, तो 11th 12th तो स्कूलिंग की थी, उसके बाद जीसीआई आए थे, फ्रेशर में आए थे। तो 11th 12th स्कूल में करने के बाद में गुरु कृपा में जब आए तो आपको नीट की तैयारी के दौरान क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्योंकि पहले आपने स्कूलिंग कर रखी थी, तो कौन कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी जो आपने अपने छोटे भाई को नहीं करने दी? एक थी कि हम स्कूलिंग में तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले पढ़ते थे और यहाँ आन के रोज़ पढ़ना पड़ता था, जो कि मैंने नहीं पढ़ा, वो गलती कर दी मैंने। फिर मैंने भाई को बोला कि रोज़ पढ़ना होता है यहाँ पे। टीचर्स ने एडवाइस तो दी थी, फिर वो खुद का दिमाग ज़्यादा चलने लग गया, इसलिए 2-3 दिन पहले ही पढ़ते थे। एग्ज़ाम के नंबर आए नहीं थे उस टाइम, तो फिर धीरे धीरे समझ में आया। तो क्या क्या चैलेंजेस, मतलब क्या क्या चेंजेस आपने और देखे हैं यहाँ पे गुरु कृपा में आने के बाद में, और कैसे अपने आप को एडजस्ट किया उन सब में? तो बहुत चेंजेस है दिक्कर में और हमारी स्कूलिंग में तो मतलब कभी छुट्टियाँ भी मान लेते थे, कभी ऐसे क्लास भी बंक कर लेते थे, लेकिन यहाँ बहुत ही मतलब नुकसान हो जाता है, आप एक क्लास भी स्किप करो तो क्या आपने ही अपने छोटे भाई को बुलाया था सीकर पढ़ने के लिए? आपने ही मोटिवेट किया था? नहीं, मैंने उसको फोर्स नहीं किया, मैंने बोला तेरे को जो करना है कर। मैंने तो बोला मत कर, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, पर इसने बोला करूँगा। तब मेरे मार्क्स आते नहीं थे, मेरे को लगता था बहुत हार्ड है। इसको मैंने बोला एनडीए कर ले, कुछ कर ले, इसने बोला नीट करना है, खुद ही आ गया, मैं तो बोला भी नहीं। तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में कितने मार्क्स थे? फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने 12th के साथ फॉर्म भरा था, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि कुछ ही नहीं आता था। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 200 थे, पढ़ा नहीं, यहाँ आके खुद का दिमाग लगाया, जबकि टीचर्स की मान लेनी चाहिए। सबसे इजी और सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता था? सबसे इजी तो फिजिक्स लगता था, क्योंकि वो समझने के बाद तो ऐसे भूलने में नहीं रहता था, जबकि वो बायो इनऑर्गेनिक वो सब भूल जाते थे। रटाफिकेशन नहीं होती थी आपसे? केमिस्ट्री तो बहुत हार्ड लगती थी, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनता था मेरे दिमाग में। तो फिर आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया? मैंने किया, टीचर्स की बात मानी। पहले सोचता था इनको तो कुछ आता ही नहीं मेरे को ही आता है सब। फिर मैंने देखा जो भी टॉपर्स थे वो अपने ईगो साइड रखते थे, वो क्वेश्चंस पूछते थे, जबकि जिनको कोई नंबर नहीं आते थे वो बस ईगो में रहते थे, कोई कुछ नहीं पूछता था। फिर मैंने भी डाउट्स पूछने चालू किए, ईगो साइड रखी अपनी। और तो डाउट काउंटर्स पे, जैसे कि आपने बताया कि पहले ईगो प्रॉब्लम थी, तो किस तरह से मतलब आपने अपने आप को उस चीज़ में ढाला कि अब मेरे को इस तरह से क्वेश्चन पूछने चाहिए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी ईगो की वजह से, तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट आपको खुद से करने पड़े? यही वो हिम्मत जुटानी पड़ती थी जाके, और सर डांट भी देते थे कभी कि ये नहीं पढ़ा, खुद नोट्स पढ़ते नहीं हो तुम लोग, तो वो सब सहता था। इससे ज़्यादा इंस्पायर हुआ, इसके मार्क्स ज़्यादा आते थे मेरे से, बहुत ज़्यादा। फिर भी ये जाके डाउट पूछता था, रेगुलरली डाउट पूछता था। इसको टीचर डांट देते, फिर भी जाके वापस पूछता था, वो क्या पेशेंट वापस आ गया तो ऐसे। तो मैं सोचा ये कर रहा है जबकि ये तो टॉपर्स में है, मेरे को क्या है, मेरे को किस बात की शर्म करनी चाहिए। तो मैं जाके फिर पूछता था, फ़ायदा होता है, फिर डाउट पूछने से याद होती है चीज़ें। तो छोटे भाई ने आपको मोटिवेट किया। हाँ। नीट 2024 में 7 लाख रैंक थी आपकी और 25 में 1132,
तो ये इतना बूम, इतना चेंज कैसे लाए आप अपने आप में? ये तो चेंज जब मेरे साथ वाले सब सिलेक्ट हो रहे थे तो मुझे लगा अब कुछ तो करना चाहिए। मैंने कभी पढ़ के ट्राई नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही दिए थे पेपर दोनों ही। तो एक बार मैंने सोचा एक बार पढ़ के ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद छोड़ दूंगा ताकि मन में वो ठेस ना रहे। तो एक बार पढ़ के देख लेता हूँ। तो पहले मैंने सब रिसर्च किया कि कैसे दूसरे पढ़ते हैं, मैंने कहाँ गलत किया है, क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। तो मैंने सब रिसर्च की, सब पढ़ा, सब देखा, टीचर से पूछा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करना सीख लेते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में सीखेंगे। तो पहले कुछ 4-5 महीने तो मैं सिलेबस कंप्लीट करता था, सब याद करके जाता था, तो 600 तक तो पहुंच जाता था। फिर धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू की, उसमें और इम्प्रूव होने लगा। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की जो आपने अपने भाई को भी बताई और बाकी बच्चों को भी बताना चाहेंगे कि वो ना करें? मिस्टेक्स यही थी कि क्लास में पहले तो सब ऐसे ही जाते हैं कि कर लेंगे क्या, ये जल्दी हो जाएगा सीधा ही, तो सीरियस नहीं रहते पहले 5-6 क्लासेस। फिर वो बैकलॉग इंक्रीज होने लग जाते हैं। मैंने इसको बोला कि तू सीरियस रहा कर, एकदम ऐसे घूर के देखा कर सर को, तो वो देखता था। फिर मैंने कहा कि बैकलॉग नहीं रखनी, और जो फालतू जो आए हैं कि मजे करनी आए हैं सीख कर, उनसे दूर ही रहना। तू 2 साल में फिर छूट जाएगा, फिर अपने सही दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, या सीकर के दोस्त तो फिर सीकर में ही रह जाते हैं। तो गुरु कृपा के जो टीचर्स थे आपको जो क्लास में पढ़ाते थे, उन्होंने, आपके मेंटोर्स ने, उन्होंने आपको किस तरह से हेल्प किया? उन्होंने हेल्प तो करने की बहुत की। सब फ्रेशर में आया था तो टीचर्स बोलते थे बहुत हेल्प करते, मैंने सुनी नहीं, और उनके एक्सपीरियंस को काम में लेना चाहिए था। तो मैं जो भी फ्रेशर में आ रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स की एक बार मान लो, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाएगा, 1 साल में आप निकल जाओगे, वरना फिर खुद के एक्सपीरियंस से आपको निकालना पड़ेगा, इसमें टाइम लग जाएगा आपको। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना शुरुआत में। जितेंद्र, आपने कब सोचा कि आपको डॉक्टर बनना है? 10वीं में जब छुट्टियां हो गई थी तब मैं सोच रहा था कि 10वीं के बाद क्या लेना है। तो एक तो मैथ का था। ये पहले क्या होता है वहाँ पे कि मैथ ले या बायो ले, तो कि मैथ हार्ड लगती है तो बायो ले लेते हैं, उनको क्या पता फिजिक्स है आगे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि बायो ले लेते हैं। फिर सोचा बायो में क्या करेंगे, बायो में बहुत फील्ड है। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था गांव में, तो मेरा भाई गया हुआ था वहाँ पे, तो नीट का चलता है, जेई का तो पता ही नहीं था। तो मैं सोचा नीट कर लेते हैं। तो इधर आया तो मेरे को लगा कि बाद में यूट्यूब से सभी देखते हैं, तो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स तो होते ही है, तो वो बोलते हैं कि जो मतलब मन में हो, जो आपको लाइफ में करना है वो करो। अब मेरा ये था कि डॉक्टर जो होते हैं उनकी लाइफ में थोड़ा यूँ रहता है, मतलब बिजी शेड्यूल रहता है और फ्लो रहता है लाइफ में, बोर नहीं होते पूरी ज़िंदगी। तो वही था, मेरे को बोर नहीं होना था। अभी नीट देख के गया, अभी 2 महीने बोर हो गया, तो बोर नहीं होना था, इसलिए मैंने सोचा नीट कर लेते हैं। तो नीट में इधर आया तो पहले मेरे आए थे 665 समथिंग मार्क्स थे, तो उसमें मेरी मार्क्स रैंक 22 थी। तो मेरे को लगा 22 तो बहुत है, 400 बच्चों में 22 है। तो इसने बोला कि पहले में है ना सबके बढ़िया ही आते हैं, सब आते हैं ना, सब टॉपर ही आते हैं, फिर वो 4-5 रह जाते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर सबको हावी नहीं होने देते, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो फिर मैं भी यही करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अगर खुद का कर दूं ना, जो है मतलब जितना मैं कर सकता हूँ वो कर दिया ना, फिर अगर मेरे से कुछ कम मार्क्स आता है या कम मार्क्स आ जाते हैं या फिर कुछ गलती हो जाती है, तो उसमें मेरे को ऐसा नहीं रहता है कि रिग्रेट हो गया। तो यही करता था मैं। शुरुआत में तो इतने ही मार्क्स आते थे, फिर एक दिन आए थे 670, तीसरी रैंक आई थी, तब मेरे को लगा कि अब 400 बच्चों में तीसरी आ रही है तो आ सकती है। ऐसे ऐसे मैं करता गया, और ये तो पढ़ता नहीं था। मतलब 11th में तो ये, जब मैं 11th में था ना, तब मैं इसको देखता था कि पढ़ क्यों नहीं रहा, तो मैं इसे शर्तें लगाता था कि अब इस पेपर में मैं 700 ले आऊंगा, तू इतने मतलब 250 है तो 400 ला के बता दे, ऐसी शर्तें लगाता था। तो ये भी थोड़ा पढ़ लेता था। मतलब 11वीं में इसने 4-5 चैप्टर ऐसे ही पढ़े होंगे शर्तों में। तो इन्होंने, आप मुझे बताइए कि इन्होंने आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करने के लिए एडवाइस किया? पहली तो यही गलती होती है कि मतलब जो फर्स्ट टेस्ट देते हैं ना, जीसीए फर्स्ट टेस्ट कहीं पे भी दे दो, अगर आप 500 भी बन रहे हैं ना, तो भी 500 वाला ऐसे सोचता है कि सबके 600 बन रहे हैं, फिर वो वहाँ पढ़ाई छोड़ देता है। 650 वाला, 680 वाला ये छोड़ता है कि अब तो बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं, अब तो हम ही हैं, तो वो वहाँ पढ़ाई छोड़ देता है। मेरे जो साथ के थे ना, अब उनमें से एक तो है ना जिसने पूरी 11th वो 708 नहीं कर पाया था, लास्ट में 708 किए, और उसके अब की और बहुत बढ़िया रैंक है। ऐसे मतलब पहले में और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, मतलब स्टडी रेस रखनी है, धीरे धीरे पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, और ऐसे हावी नहीं होने देना है कि मेरे को मतलब पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई कितनी बोरिंग है, और ये जो बाहर घूम रहे हैं ये इसमें ज़्यादा है। पर एक्चुअल में जो हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम मतलब वो सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आप लोगों का सीकर आना कैसे हुआ, और सीकर में आपने गुरु कृपा को कैसे चुना? मतलब दूसरी कोचिंग में कुछ डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा थे, मतलब कुछ क्या करवा देते हैं, कभी क्या करवा देते हैं। पर जीसीए में ये था कि अब जीसीए में ना कि ऑन द पॉइंट, मतलब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है बस। इतने मतलब बढ़िया से इतने पेपर करवा रहे थे ना, हमें ऐसे नहीं लग रहा था कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हमें ये था कि बस सिलेबस कंप्लीट करके पेपर दे के आना है, अगर सिलेबस नहीं भी हो रहा है तो भी पेपर दे के आना है, बस ऐसा हो गया था हमारे। तो यहाँ पे मतलब जीसीए में मज़ा आ रहा था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स आप देते हैं, टेस्ट पेपर्स आपके होते हैं, तो उनके अंदर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं?
टाइम मैनेजमेंट तो प्रैक्टिस से हो जाता है। अब जैसे बायो तो सबकी जल्दी हो जाती है और किसी की नहीं होती है ना, तो वो प्रैक्टिस करेगा उसकी हो जाएगी। और फिजिक्स में ये रहता था, फिजिक्स लमसम की मतलब भारी रहती है, तो फिजिक्स में ये है कि बायो कर लो, केमिस्ट्री कर लो, और बायो और केमिस्ट्री ऐसे करो कि अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं देखते ही हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आधे सेकंड मतलब 30 सेकंड लेंगे, 20 सेकंड लेंगे, उन क्वेश्चन को पहले कर दो। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें सोचना पड़ेगा, सर सोचवा रहा होगा, तो उसमें है ना छोड़ दो उस क्वेश्चन को। तो पहले राउंड में सारी चीज़ें कर ली। फिजिक्स में मैं ना 15 क्वेश्चन समथिंग छोड़ देता था, फिजिक्स में आराम से करता था, क्योंकि उसमें थोड़े यूँ होता है कि कॉन्सेप्ट लगने होते हैं, चीज़ें बढ़नी होती है, तो वो छोड़ के आराम से पूरा पेपर करके बाद में जाता था फिजिक्स के ऊपर। या जो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते थे, जेनेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, थोड़े इसमें केमिस्ट्री में फिजिकल के क्वेश्चन हो गए जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है, कैलकुलेशन लंबी जा रही है तो देख लिया इसमें ये करना है, बाद में करेंगे, ऐसे करके टाइम मैनेज हो जाता है। गुरु कृपा की कोई एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? टेस्ट बहुत होता है उसमें, मतलब ऐसा नहीं होता आप खाली नहीं बैठ सकते, वो उससे बहुत अच्छी थी कि मतलब एक दूसरी मतलब कोचिंग में ऐसे होता है 3 हफ्ते बाद टेस्ट हो रहे, 4 हफ्ते बाद टेस्ट हो रहे, फिर उसमें ना अब जैसे मेरे को माइनर देख के खुद का परफॉर्मेंस चेक करना है, तो मेरे को 3 हफ्ते वेट करना है उसमें। अब जैसे आज मेरे को मोटिवेशन आ गया बढ़िया कि मैं अब अगले हफ्ते तो बोर्ड दूंगा, अब अगले हफ्ते तक जाऊँ, मेरे को 3 हफ्ते और रुकना है टेस्ट देने के लिए। GCA में था 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, तो उससे मतलब यूँ अप एंड डाउन होता था ना। अब जैसे डाउन हो गया कभी, मान लो अब जैसे मेरे मन मुताबिक मार्क्स ना आए, तो भी ऐसा नहीं है कि डाउन हो गया, जितने भी आए बढ़िया है, अगली बार और देख लेंगे, ऐसे ऐसे करके। अब जैसे नीट का पेपर दे रहे थे ना, तभी ऐसे लग रहा था कि GCA का पेपर दे रहे हैं और ऐसा पेपर तो नीट में आता ही नहीं है, तो अगली बार जो आएगा ना पेपर उसको बढ़िया देंगे। फिर बीच में लगे नीट का पेपर ही है ये, तो फिर थोड़ा और यूँ संभालना पड़ता था खुद को। जब आपने एग्जाम दिया है उस दौरान ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जैसलमेर के ऊपर से मिसाइलें, स्काई रॉकेट छूट रहे थे, तो बाकी तो नॉर्मली जिन्होंने नीट का पेपर दिया है अपने घर में खुशी के पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन आपकी तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्काई रॉकेट छोड़ रहे थे, तो उस दौरान क्या माहौल था? हम तो पहले जो है ना बात चली थी मॉक ड्रिल हो रही है, तो पहले दिन हम बाहर आए तो हम बाहर बैठे थे सब, तो ऊपर से मतलब यूँ लग रहा था कि कुछ आ रहे हैं, तो हमें लगा ये मॉक ड्रिल ही है, हमें नहीं पता था अटैक हो गया है, ये हो गया है, तो हम देख रहे थे मॉक ड्रिल है, हम आराम से बैठ के देख रहे हैं। फिर पापा को फ़ोन आया कि ड्रोन्स आ गए हैं, ये हो गया है, तो हम घर के अंदर गए फिर, और हम दोनों तो मानते ही नहीं थे कि ड्रोन्स मतलब क्या है, हम तो चिल थे दोनों। फिर दूसरे दिन भी ये हुआ, फिर थोड़ा लगा, क्योंकि हमारे घर है ना सायरन वाली जो जगह थी ना वहाँ से दूर था, तो हमें नहीं पता था सायरन बज रहा है कि नहीं बज रहा। हम जाते थे, शाम होती थी, ऊपर चल रहा है, ठीक चल रहा है। फिर एक दिन 12 बजे हुआ था, मतलब कोई गांव में साइड में मिसाइल डीएक्टिवेट की थी, तब लगा हाँ हो रहा है। फिर उसके अगले दिन तो हो गया था, शांत हो गया था सब। जिस दिन नीट का रिजल्ट आने वाला था उस दौरान घर का क्या माहौल था? किसको सबसे पहले आपने बताया कि क्या रिजल्ट रहा आप दोनों का? मतलब हम सब घर वाले साथ में बैठे थे, तो इसको लगता था कि अब 14 तारीख को बोला है ना, तो 12-13 को आ जाएगी, तो मैं सारे दोस्तों को डराता रहता था, मतलब मैसेज कर करके कि अब रिजल्ट आने वाला है, ये वो तो बहुत यूँ मतलब टेंशन में रहते थे कि अब तो ये क्या बोल रहा है, दिन भर बोलता रहता है। तो उस दिन 14 तारीख थी ना, तब एकदम से ही कहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था आज डे है, रिजल्ट का डे है, मैं तो नॉर्मल आराम से चिल कर रहा था, तो एकदम किसी का मैसेज है कि रिजल्ट आ गया, ये लिंक है, इससे चेक कर लो। तो हमने जल्दी चेक की, तो बढ़िया रिजल्ट आ गया। हमने सोची थी 4-5, इसकी 4-5 सोची थी, मेरी 2 या 1,000 के बीच में सोची थी, तो इतना मतलब बढ़िया आ गया। फिर हमें तो यकीन नहीं हुआ कि वो फेक वेबसाइट भी होती है, तो हमने ना थोड़ी देर सोचा कि अब किसी को नहीं बताते। घर वाले तो खुश थे, अब घर मम्मी पापा को क्या लगता है, हाँ हो गया बच्चों का, इतनी बढ़िया रैंक आई है, मतलब 23 लाख बच्चे देते हैं जिसमें 200 और 1000 रैंक आ गई, मतलब मम्मी पापा तो बहुत खुश थे, हमको नहीं लग रहा था कि आ गई। तो हमने थोड़ी देर सोचा, आराम से करा, फिर साइट क्रैश हो गई, फिर वापस NTA ने जो ऑफिशियल डाली ना तब चेक किया, तब ऐसा लगा कि हाँ हो गया दोनों का। तो सबसे पहले मम्मी को बताया, पापा को बताया, साथ में ही थे। मम्मी तो इमोशनल हो गई थी थोड़ी। जिस दिन रिजल्ट आया पता चला कि दोनों बच्चे डॉक्टर बन ही गए एक तरह से, तो कैसी फीलिंग थी आपकी? बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा था, कैसा घर का माहौल हो गया? किसी को कॉल किया होगा, रिश्तेदारों के कॉल आए होंगे, तब कैसा लग रहा था? जैसे एकदम से बताया ना इसने अपनी रैंक, तो ऐसा पहले हमें इसने बताया भी मम्मी मेरी तो 400-500 तक रहेगी और इसकी 1000 के आसपास रहेगी, तो इसने बोला मेरी 237 है। हमें बहुत अच्छा लगा। फिर इसका देखा, इसके 1132। हमारे लिए तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत। दोनों में से लाडला कौन सा है? लाडला तो दोनों ही है, पर ये थोड़ा सा शरारती है। तो ज्यादा फिर वही, उसी से स्नेह ज्यादा है।
नहीं स्नेह तो उससे भी है, पर ये थोड़ा नटकर है, अपनी बातें मनवा लेता है, वो कुछ कहता नहीं, मतलब पूरे घर का ध्यान रखता है। अच्छा। सारी बातें अच्छे से समझाता है। कभी कभार मैं खुद भी गलत हो जाती हूँ तो ये बताता है मेरे को, नहीं मम्मी ये नहीं वो है। बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाता पूरा है। फर्ज निभाता है। अगर आप अपने जूनियर्स, आने वाले जो जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो कौन कौन सी गलतियां ना करें, किस तरह से नीट की प्रिपरेशन उनको करें? मैं बोलूँगा कुछ मत सोचो, जो टीचर कह रहे हैं वो कर लो, जल्दी छूट जाओगे वरना 2-3 साल तो लग ही जाएंगे पक्का ही। ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने जूनियर्स को? पहला तो कि मतलब जो है ना सर बता रहे हैं ना, मतलब सर की तो माननी है, ठीक है। अगर खुद से लगे ना कि ये थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है तो करना है, ऐसे नहीं कि खुद का दिमाग ही नहीं लगा रहे, फिर वो है ना लास्ट में रिग्रेट बन जाएगा कि अगर हम ये कर लेते, सर की नहीं मानते ये कर लेते। लेकिन सर को ऐसे ही टोटली इग्नोर नहीं करना है कि सर क्या ही कह रहे हैं, सर को कुछ क्या पता है, हमारे साथ तो ये हो रहा है, सर को क्या पता। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो सर को बता दो। और है ना मतलब पेपर रेगुलरली देने हैं। अब कोई सिलेबस के कारण पेपर नहीं दे पा रहा है ना तो उसको भी पेपर लेके आने, फिर उसको सॉल्व करने, क्योंकि पेपर जो है ना जो चीज़ सिखाता है ना, अब जैसे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरे को अभी पूरे 2 साल पढ़ लूँ ना तो मेरे को चीज़ नहीं मिलेगी, और पेपर में गलत हो गया ना मेरे दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये चीज़ थी, मतलब कितनी मतलब डेट भी हो गई ना तो पेपर में गलत हुई है ना तो मेरे को याद हो जाएगी। ऐसा था, तो पेपर तो देनी ही है।